जिससे आराम से इस कार्यक्रम में अपनी बात हम लोग रखें और आपकी बात दूर तक जाए। जो ना दिखाना चाहे उसकी भी मजबूरी हो जाए कि वो आपकी ताकत को दिखाने का काम करे, और जो दिखाना चाहे उसका तो हम लोग धन्यवाद करेंगे। ये जो बीच में साथी है इनको मदद थोड़ी सी करानी पड़ेगी, अगर ये नहीं कराएंगे तो बेकार हो जाएगा पूरा कार्यक्रम। थोड़ी सी व्यवस्था आप लोग नीचे बैठ के करा दो तो फिर आसान हो जाए। मैं मानता हूं कि आपके आगे सारे मैदान छोटे हैं, मैं इस बात को मानता हूं। कोई मैदान दे दिया जाए, वो मैदान आप सुबह निकलते ही उसको पूरे को मैदान को भर दोगे अपनी ताकत से, ये मैं मानता हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि अगर आप बैठ जाओगे तो फिर आसानी हो जाएगी देखने में कि कहां तक हमारे लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, कहां तक आवाज जा रही है। जरा एक बार बता देना, जहां तक आवाज जा रही है जरा हाथ उठा के एक बार आवाज बता देना मुझे। बस ये कुछ गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं नौजवान, बाकी तो सब मान गए हैं। यहां कुछ गैर जिम्मेदार नौजवान हैं, आपका फोटो मैंने देख लिया, लेकिन अब आप बैठ जाओ, वरना मैं मानूंगा कि आप बहुत जिम्मेदार साथी नहीं हो। फिर मैं इस बात को मानूंगा, फिर मैं मानूंगा कि आप अपने फर्ज को अदा नहीं कर रहे हो। आप तो दुश्मन की मदद जैसा काम कर रहे हो। जो दुश्मन चाहता है, हमारे विरोधी लोग चाहते हैं, वही काम आप कर रहे हो। फिर मुझे ऐसा लगेगा। बैठ जाओ जल्दी से, बैठ जाओ जल्दी से, बैठ जाओ। बहुत अच्छे, ये तो इधर वालों ने तो बहुत अच्छा कर दिया, इधर वाले थोड़े से रह गए। वहां कुछ नौजवान हैं, कुछ जिम्मेदार साथी उधर वाले भी कर रहे हैं गड़बड़। ये गड़बड़ करने के लिए तो विरोधी बहुत है। आप लोगों के कंधों में तो जिम्मेदारी है संविधान बचाने की, है या नहीं है बताओ। तो जो लोग संविधान से प्यार करते हैं वो बैठ जाओ, वो एक भी आदमी खड़ा नहीं होना चाहिए, जहां जगह मिले बैठ जाओ। और जो संविधान को नहीं मानता वो खड़ा रहो, उसको मैं मानूंगा कि वो संविधान से प्रेम करने वाला नहीं। अब तो कुछ दिखाई दिया है बहुत पीछे तक का, बस ये बीच वाले थोड़ा सा व्यवस्था करा देंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये जो बीच वाले साथी है, बस ये थोड़ी सी व्यवस्था अगर करा दें तो ठीक हो जाएगा। बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। अब आप मेरी बात पे गौर करें। जब आप मेरी बात को सुनोगे और उस बात को लेके घर घर तक, दरवाजे तक, अपने बूथ तक, अपने सेक्टर तक, विधानसभा तक, अपने जिले में, अपने मंडल में जब आप जाओगे और जब आप जाके इस बात को रखोगे, मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि इस चंद सैलाब का मुकाबला कर पाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, इस देश में आज जो देश बना है वो देश ऐसा हमेशा नहीं था। इस देश में लंबे समय तक कई बार बाहरी आक्रमणकर्ताओं ने इस देश में राजकाज करने का काम किया है, और राजकाज करने की वजह से उनकी पॉलिसियों के आधार पे, उनकी नीतियों के आधार पे कई बार इस देश को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने का इतिहास रहा है। आज समय आ गया है कि हम इतिहास को पढ़ें, इतिहास से सीख लें और अपने वर्तमान को मजबूत बनाएं और अपने भविष्य को इनकलाबी बनाकर रख दें, अपने भविष्य को मजबूत कर दें। प्यारे साथियों, इस देश में लोकतंत्र पहले नहीं था, और जब तक लोकतंत्र नहीं था, गरीब, किसान, कमजोर, नौजवान, दलित, पिछड़े, आदिवासी और तमाम तरह के कमजोर वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिलता था। प्यारे साथियों, इस देश में अगर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मामला रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम जैसे बहादुर योद्धा पैदा ना होते तो ये हक वंचित समाज आजादी तो होती, लेकिन सांस नहीं ले पाता अपनी आजादी के साथ।
बाबू शिवदयाल चौरसिया, ब्रह्मानंद लोधी जी, संतराम बीए प्रजापति जी, तमाम महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक मिनट इसी बात के लिए निछावर कर दिया। अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपना सुख चैन कुर्बान कर दिया, और इस बात के, इस नारे के साथ कि अगर मैं अपने और अपने बच्चों की परवाह करूंगा तो फिर मेरे समाज का, बहुजन समाज का क्या होगा, मेरे करोड़ों बच्चों का क्या होगा। संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, तमाम हमारे महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया कि इस हक वंचित समाज को मान सम्मान का जीवन मिल जाए। और साथियों, लोकतंत्र मांगने से नहीं मिला, इसके लिए डिबेट हुई है, और डिबेट में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपका नेता बनकर डिबेट में चुनौतियों को स्वीकार करके इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कराने का काम किया है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को गौर से सुनना, ये बातें आपको टीवी में नहीं मिलेगी, गौर से सुनना, ये बातें आपको अखबारों में नहीं मिलेगी, क्योंकि टीवी और अखबार तो आजकल वो काम कर रहे हैं जो सरकार कह रही है। असली टीवी अखबार तो ये गरीब खाटी पत्रकारिता करने वाले बहुजन मीडिया के लोग, मैं जो कहता हूं उसी बात को दिखाते हैं, वरना बहुत जगह तो मैं कहता कुछ हूं और दिखाते कुछ और। प्यारे साथियों, गौर से सुनो, बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं, आज वो अपना आशीर्वाद देने मुझे देखने और सुनने आए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, इस देश में 1919 से पहले कोई भी SC ST OBC का आदमी वोटिंग राइट नहीं रखता था। और आपको जान के अचरज होगा, सिर्फ SC ST OBC का नहीं, इस देश में किसी भी जाति धर्म की महिलाएं वोट का अधिकार नहीं रखती थी। फिर इस देश में सवाल खड़े हुए, मॉन्टेगो चेमफोर्ड सुधार समिति बनी, सुधार समिति के सामने कई विषय रखे गए कि नए वोटर को शामिल किया जाए। नए वोटर कौन? वो जो लगान देते हैं, वो जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो जो बहुत पैसे वाले हैं, वो जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो जो राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं। और कुल मिला के 1919 से पहले 3% लोग वोट करते थे। कितने % लोग? जोर से बताओ, आवाज जानी चाहिए कन्नौज तक, नहीं लखनऊ तक नहीं जा रही है, जोर से बताओ पहले कितने % लोग? 3% लोग। फिर जब ये मॉन्टेगो चेमफोर्ड सुधार समिति ने नए प्रयोग किए तो 15% लोगों को वोट का अधिकार मिला। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिन महिलाओं को नहीं पता कि बाबा साहब ने क्या दिया है, मैं उन महिलाओं को, अपनी बहनों को, तमाम जाति धर्मों की बहनों को कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो इस देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महिला कभी नहीं बन पाती। मैं चैलेंज करके, ऐलान करके कहता हूं, और डिबेट करो जिसको जानकारी नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने यह किया कि 1928 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जरिए एक ज्ञापन दिया। कैसा ज्ञापन? जैसा ज्ञापन आप जिलाधिकारी को देते हो, मुख्यमंत्री को देते हो, राज्यपाल को देते हो, राष्ट्रपति जी को देते हो, ऐसा ज्ञापन दिया। और उसमें कहा कि ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें गरीब, दबे कुचले, महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वोट ही नहीं कर सकते। और जो वोट ही नहीं कर सकता वो चुनाव कैसे लड़ सकता? इसी बात को समझ लो भाई। अगर आप में से कोई वोटर नहीं है तो क्या वो भारत का कोई भी चुनाव लड़ सकता है? लड़ सकता है। जब तक आप वोटर नहीं बनोगे, जो मानक है उनको पूरा नहीं करोगे, एज के मानकों को, तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस से पहले
तो बाबा साहब की सिफारिशों पर साइमन कमीशन भारत आया। कौन आया? कौन आया? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कौन था? साइमन कमीशन एक कमीशन था, एक कमेटी थी जो दलित पिछड़ों आदिवासियों के हालात जानने के लिए भारत आई। और जब साइमन कमीशन भारत आया और वो यहां से रिपोर्ट बनाकर लेके गया, उस रिपोर्ट के आधार पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई और 3 बार गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर आपको अधिकार दिलाने के लिए लड़ते रहे। और बाबा साहब अंबेडकर की सिफारिशों के कारण इस देश में कमजोर वर्गों को भी वोट का अधिकार मिला। और ये भारत पहला ऐसा देश है जहां संविधान के लागू होने के साथ सार्वभौमिक मताधिकार यानी कि महिलाओं से लेकर अंतिम व्यक्ति तक, चाहे उसके तन पे कपड़े ना हो, चाहे उसके सर पे छत ना हो, चाहे उस पे खाने को रोटी ना हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, हर एक व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर के प्रयासों से मिलने का काम हुआ है मेरे साथ। और मैं वोट की ताकत बताता हूं। वोट की ताकत समझो। अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये जो बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धन्ना सेठ आपकी गलियों में आते हैं चुनाव के समय, आपके पैर पकड़ते हैं, आपके पैर छूते हैं, आपके घर का खाना खाते हैं, आपसे भाईचारा निभाते हैं, आपके घर में कुर्सियों पर बैठ के कहते हैं कि माँ मेरे सिर पे हाथ रख दो, चाची, भाभी, बुआ, ताई, दादी मेरे सर पे हाथ रख दो। ये जो महलों वाले लोग आज आपके बीच आते हैं तो ये इस वोट की वजह से आते हैं। जिस दिन वोट का अधिकार चला गया, आप मर जाना, आप गल जाना, आप सड़ जाना, आप भूखे रह जाना, एक अमीर आपकी गली में नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। एक वोट के रूप में हथियार, स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए हथियार बाबा साहब अंबेडकर हमको दिला के गए हैं। इसलिए बाबा साहब ने किसी की जमीन नहीं छीनी, बाबा साहब ने किसी का घर नहीं छीना, बाबा साहब ने किसी के रुपए नहीं छीने। अगर आज भी इस देश में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, आज भी इस देश में फूले साहू की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, आज भी इस देश में बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करने की कोशिश की जाती है, उसका एकमात्र कारण यह है कि बाबा साहब अपने बच्चों को नौकरी नहीं लगा के गए, अपने करोड़ों बच्चों को इज्जत से जीने का अधिकार संविधान में दिला के गए। इस कारण बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया जाता है। प्यारे साथियों, ये थोड़े से लोग पूरे कार्यक्रम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं चेतावनी के साथ इनको कहना चाहता हूं कि अगर ये मेरे लोग हैं तो अपनी जगहों पर बैठें, वरना मैं मानूंगा कि ये मेरे लोग नहीं हैं और फिर मैं ये मानूंगा कि जो लोग मेरे नहीं हैं वो इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए यहां आए। ये जो इस पूरी पंक्ति में लोग हैं, इनकी वजह से पूरा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं पुलिस प्रशासन के भाइयों से आग्रह करूंगा कि इनको बिठवाइए। इनकी वजह से यहां से लेके वहां तक डिस्टर्ब हो रहा। बैठिए आप लोग, बैठे, मजाक समझ रहे हैं क्या आप लोग? कार्यकर्ताओं ने एक एक पैसा जुटा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, आप चंद मुट्ठी में लोग डिस्टर्ब करेंगे इसको? है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? इनको बिठाइए, पुलिस के लोग इनको बिठाइए, बिठाइए, नहीं वरना मैं मानूंगा कि आप भी शामिल होकर जानबूझ के करवा रहे हैं। पुलिस का काम है व्यवस्था देखना। बिठवाइए, तभी बात शुरू होगी। ये चंद मुट्ठी भर लड़के खड़े होकर डिस्टर्ब कर देंगे पूरे कार्यक्रम को, ये ठीक कहां है? ऐसे जोशीले नौजवान ये अच्छे तो हैं, लेकिन ये नौजवान अगर सिर्फ नारे लगाते रहे तो इस देश में बहुत कुछ मिट जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना, बहुत कुछ मिट जाएगा और आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। भीड़ कभी राज नहीं करती है, भेड़ कभी राज नहीं करती है। राज योद्धा करते हैं, योद्धा बनना पड़ेगा, ज्ञान हासिल करना पड़ेगा
और अपने अंदर अनुशासन पैदा करना पड़ेगा। जब तक अनुशासन पैदा नहीं होगा कोई लड़ाई नहीं जीत पाओगे। लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, अपनी शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। ऐसे आए हो और ऐसे ही चले जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, समाज की मदद नहीं कर पाओगे, प्रदेश देश की मदद नहीं कर पाओगे। इसको बिठाओ, नीली नीली टी शर्ट वालों को पकड़ कर बिठाओ इसका कान, अगर ऐसे नहीं बैठ रहा है तो। प्यारे साथियों, मैं ये कह रहा था आपसे कि बाबा साहब अंबेडकर से जो विरोध है हमारे महापुरुषों से, वो विरोध इसलिए नहीं है कि उन्होंने किसी की जमीन छीनी है। उन्होंने आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने का प्रयास किया है, इसलिए कुछ लोग इस देश में उनका विरोध करते हैं। और कुछ लोग इसी वजह से कि आप उनको मानते हैं, कुछ लोग इसी वजह से, मात्र इसी वजह से उनका सम्मान करने का दिखावा भी करते हैं। उनका सम्मान वही करता है जो उनके विचारों पे चलता है, जो उनके विचारों के खिलाफ चलता है, ना वो उनका सम्मान करता है, ना वो आपका अपना है। वो तो आपसे वोट की लालसा रखता है, इसीलिए वो बाबा साहब की बात करता है। वरना यहाँ वो भी लोग राजनीति कर रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे बने स्मारकों को रातों रात बदलने का काम किया था। उन स्मारकों पे उनकी पट्टिकाओं को बदलने का काम किया था। मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे बने मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलने का काम किया था। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नाम पे बने जिलों के नाम बदलने का काम किया था। गुरु रविदास जी के नाम पे बने जिलों का नाम बदलने का काम किया था। और जब प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए कर्मचारी लड़ रहा था तो प्रमोशन में कर्मचारियों को खून के आंसू दिलाने वाले लोग भी आज आपके हितैषी होने की बात कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। अगर आपने दोस्त दुश्मन में फर्क नहीं महसूस किया तो दोस्त दुश्मन दोस्त बनके कब आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा आपको पता भी नहीं लगेगा। एक तरफ हम लोग हैं जो कफाड़ के परिवार को नहीं जानते, जो सोनू कश्यप के परिवार को नहीं जानते, जो कौशाम्बी की अपनी पाल बहन के परिवार को नहीं जानते, विशंबर प्रजापति के परिवार को नहीं जानते, आकाश गुजर के परिवार को नहीं जानते, पहलवान बेटियों के कभी घर नहीं गए, लेकिन जब उनके ऊपर अन्याय की कोई भी लाठी पड़ती है, उनके ऊपर जुल्म होता है तो जान की बाजी लगा के उनके लिए लड़ने के लिए जाते हैं। एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो चुनावी फायदे के लिए तमाम तरह के नारे बगड़ने का काम करते हैं। आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको राजकाज करने का जब मौका मिला तो आपके बच्चों को जो अधिकार मिल रहे थे, सरकारी ठेकेदारी में जो आरक्षण मिल रहा था, उन आरक्षण को खत्म करने का काम इन्हीं सरकारों ने किया। और तो और मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे जो अवकाश रखा गया था, उस अवकाश को भी खत्म करने का काम, जो जाति के आधार पे तो बहुजन समाज के लोग हैं, लेकिन विचारधारा के आधार पे मनुवाद को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों से हमें अब सावधान भी रहना। प्यारे साथियों, आपके सामने है किस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में एक विधानसभा पड़ती है सुरक्षित नेटोर विधानसभा के नेटोर विधानसभा में 30,000 फार्म, मेरी बात को मीडिया के लोग गौर से सुनना, 30,000 फार्म आपत्तियां दर्ज कराकर तहसीलदार के कार्यालय में रात चुपचाप भेजी गई। और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, तहसीलदार से जब पूछा गया तो तहसीलदार महोदय बोले कल तक तो नहीं थी, रातों रात में कहां से आ गई। एक ही नाम से 100 आपत्तियां, एक बूथ पे 100 वोट काटने की तैयारी, यही ऐसे SIR है जिसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि SIR के नाम पे कमजोर वर्गों के वोट काटने का काम ये मानववादी सरकार भारतीय जनता पार्टी में करेगी। और इस सरकार को अगर ये हमारे वोटों को छीनने का काम करेगी, सरकार को
प्यारे साथियों, आप मंजूर करो, मैंने आपको बताया कि आपके वोट को चुपचाप कैसे काटा जा रहा है। जिस व्यक्ति के नाम से आपत्ति दर्ज की गई, आपको जानकर होगा कि जब उस व्यक्ति को बुलाया गया तो उसने कहा कि भाई मैंने तो कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई, मैंने तो कोई फार्म ही नहीं भरा, मेरे साइन भी नकली है, मेरी पासबुक से मिलवा लो, मेरे और डॉक्यूमेंट से मिलवा लो, मेरे आधार कार्ड से मिलवा लो, मेरे साइन ही नहीं है। इसका मतलब ऐसा यार की आड़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वोट विरोधी वोटों को, जिनमें दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी वोटर हैं, ईसाई भाई है, उनके वोटों को काटने का काम कर रही है। मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, वो दिन चले गए कि कमजोर वर्गों के लोगों पर जुल्म होता था, उनके अधिकार छीनते थे, वो चुपचाप देखते थे। अगर ये अन्यायपूर्ण प्रक्रिया रोकी नहीं गई तो दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे हम लोग। मेरी बात को आप याद रखें, गलतफहमी में मत लेना, गलतफहमी मत रहना। सरकार के लोगों कभी गलतफहमी में हो, गलतफहमी दूर कर लो। ये वोट मांगने से नहीं मिली, बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों कुर्बानी से मिली है। एक भी वोट कटने नहीं देंगे, मेरी बात को याद रखना। और जो अधिकारी सम्मिलित होगा, राजकाज बदलेगा, और बिना राजकाज बदले भी जो अधिकारी सम्मिलित होगा, उसके दफ्तर के बाद ऐसे धरना देने का काम करेंगे, उसको बताने का काम करेंगे कि आपको संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्यारे साथियों, वोट आपका संवैधानिक अधिकार है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए कह रहा हूं नौजवानों को, जो नौजवान बहुत नारे लगाते हैं, उनको जाके अपने वोट की रक्षा करनी है, माँ बहनों के वोट की रक्षा करनी है, अपने अड़ोसी पड़ोसी की वोट की रक्षा करनी है, अपने क्षेत्र की वोट की रक्षा करनी है। अगर वोट की रक्षा नहीं करोगे तो चुनाव वाले दिन, जिस दिन वोट पड़ेंगे, वोट डालने जाओगे और आप पे वोट ही नहीं होगा, तो कैसे चंद्रशेखर को, आजाद समाज पार्टी को, कैसे भीम आर्मी को, कैसे गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों को कैसे ताकत दोगे? कैसे अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी और तमाम तरह के जो टैक्सेज आपके ऊपर थोपे गए, इनको कैसे खत्म करोगे? कैसे अपनी बच्चियों की रक्षा करोगे? कैसे अपने बच्चों की रक्षा करोगे? कैसे अपनी जमीनों की रक्षा करोगे? कैसे अपने अधिकारों की रक्षा करोगे? क्योंकि 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है जब अपने ऊपर हुए जुल्मों का हिसाब करने के लिए आपको बटन दबाना होता है। अगर बटन दबाओगे कोई और, तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। और बटन दबाओगे आजाद समाज पार्टी का, तो क्या मिलेगा पता है? नहीं पता है? मैं बताता हूं क्या मिलेगा। 2000 रुपए नहीं मिलेंगे, 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। सुन लो एक बार, 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, 2000 रुपए नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके बच्चों को सरकारी स्कूलों में वो एजुकेशन मिलेगी जो प्राइवेट स्कूल 20,000 रुपए महीने की फीस लेकर भी नहीं दे पाएगा। मेरी बात को याद रखें। और ये प्राइमरी स्कूलों से शुरू होगा। बुनियाद मजबूत करेंगे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे कि बड़े बड़े धन्ना सेठ भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराते फिरेंगे। मेरी बात को याद रखें। प्यारे साथियों, एजुकेशन सिस्टम अच्छा करेंगे और इतना मजबूत बनाएंगे आपके आने वाली नस्लों को। और जो आज आपकी नस्लें हैं कि वो 2000 रुपए नहीं मांगेगी, वो 50,000 रुपए का रोजगार करके आपके आंसू पूछने का काम करेगी, आपके गरीबों को ठगने का काम करेगी, आपके सपने पूरा करने का काम करेगी। प्यारे साथियों, क्या बदलेगा बटन दबाने से? बटन दबाने से बदलेगा कि आपको अच्छा इलाज मिलेगा बिना बहुत पैसा चुकाए। मैंने अपने पिताजी को खो दिया था पैसे की कमी के कारण। दर्द लेकर घूम रहा हूं। आप और मैं एक हैं, एक जैसे परिवारों से आते हैं। मेरे पास पॉलिटिकल पावर होती उस समय, मेरे पास पैसा होता
तो आज मेरे पिताजी घर में बैठ के मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे होते और अपने दिल से मुझे आशीर्वाद दुआ दे रहे होते। लेकिन इस बड़े सिस्टम ने, इस लूटमारी ने एक बेटे से उनके हीरो को, उनके पिता को छीन लिया। उसी दिन हमने तय किया था कि जब राजकाज बनेगा ऐसा हेल्थ सिस्टम लागू करेंगे, बड़ी से बड़ी बीमारियां, तमाम टेस्ट, तमाम रिपोर्टें, तमाम इलाज इतने कम पैसे में होगा कि किसी गरीब को अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, किसी गरीब को अपने बहन मां को अपने जेवर नहीं गिरवी रखनी पड़ेंगे, किसी बहन बेटी को कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। इस कर्ज को उतारने में 10 साल उनके सर के बाल नहीं उड़ेंगे, उनके चप्पलें नहीं घिसेंगी। मैं वचन देके आपसे कह रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद व्यक्तिगत रूप से और आजाद समाज पार्टी संपूर्ण रूप से ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए में ऐसा इलाज नहीं मिलेगा जैसा सरकारी अस्पतालों में करके देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, क्या मिलेगा? प्यारे साथियों, बटन दबाने से मिलेगा। अभी गुजरात में 2 दिन पहले एक दलित समाज का दूल्हा बारात निकाल रहा था, घोड़ी पे तलवारों से हमला करके मारा, पीटा। यहां उत्तराखंड में दीपक नाम का हमारा साथी, मेरी परसों से बात हुई, वो गुंडागर्दी को रोकने के लिए आगे आया तो पुलिस ने दबाव बना के झूठा मुकदमा उसी के खिलाफ करा दिया। गरीबों को जो जमीनें मिली थी उन जमीनों पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। कब साड़ में आपकी बच्ची को दरिंदे उठा ले गए, उसकी बहादुर शेरनी मां ने रोकने का काम किया तो फरसे से उसको काट मार दिया। सोनू कश्यप, मेरे भाई को, सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया, चंद पैसों के लिए जिंदा जला दिया। और जब मैं मिलने गया पुलिस की बाड़ लगा के मुझे रोकने का काम किया। अगर बांग्लादेश में एक दलित की जान जाती है तो सब रोते हैं। मुझे तो तकलीफ होती है, मैं रोता। मैं तो सरकार से आवाज उठा कहता हूं कि न्याय दिलाओ, लेकिन जब यहां दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का दमन होता है तो कोई नहीं बोलता। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों महिलाओं से रेप हत्या होती है। किसकी माएं हैं वो, किसकी बहनें हैं वो, किसकी बच्चियां हैं वो? मैं कह रहा हूं बटन दबाने से मिलेगा कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप याद रखें। और अगर कोई गुंडागर्दी कर देगा तो पुलिस के भाइयों से कहेंगे कि इस गुंडे को ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा कोई गुंडागर्दी की सोच भी अपने दिमाग में ना रहे। प्यारे साथियों, क्या मिलेगा बटन दबाने से? क्या बात जाके बतानी है गांव में? बटन दबाने से मिलेगा कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। क्या मिलेगा बटन दबाने से? बटन दबाने से प्राइवेट सेक्टर में 98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। SC, ST, OBC के बच्चों को रिजर्वेशन जो है 98% प्राइवेट सेक्टर में मिलने का काम होगा। क्या मिलेगा बटन दबाने से? क्या मिलेगा? उद्योग धंधे लगेंगे आपके क्षेत्रों में और आपको 10 किलोमीटर के अंदर रोजगार मिलने का काम होगा। आपकी जेब में पैसा आएगा, आपको जीने का मौका मिलेगा। क्या मिलेगा बटन दबाने से? बटन दबाने से मिलेगा कि अपने महापुरुषों के जयंती के कार्यक्रम को, अपने महापुरुषों के धार्मिक उत्सव के कार्यक्रम को मनाने के लिए गली गली, चौराहे चौराहे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अधिकारी बुला के परमिशन देगा और कार्यक्रम को सफल बनाएगा सुरक्षित रूप से। प्यारे साथियों, क्या मिलेगा? प्यारे साथियों, सबसे बड़ा वो मिलेगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आदमी भूखा तो रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। तो ये मिलेगा प्यारे साथियों कि स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, इज्जत से जिंदगी मिलेगी। जाति धर्म के आधार पर जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय खत्म हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, कल जो है एक दिन पहले
हमारी सरकार ने अमेरिका से एक डील जो है वो फाइनल की है। उस डील से क्या होगा, मिनिमम शब्दों में बता रहा हूं। डील में यह तय हुआ है कि 18% जो है ट्रम्प साहब हमारा जो भी सामान जाएगा उस पे जो है वो टैक्स लगाएंगे। 18% का 18% टैक्स लगाएंगे। और जब उनका सामान को यहाँ बिकने आएगा तो हमारी सरकार जो 150% टैक्स लगाती थी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी, वो 1 पैसे की इंपोर्ट ड्यूटी उनके ऊपर नहीं लगा पाएगी। तो जो किसान है, जो डेयरी व्यवसाय है, जो खेती किसानी है, वो सब डूब जाएगी। और देश जानता है कि आज अगर इस देश की आमदनी किसी ने संभाल रखी है तो उसमें किसान मजदूर का कितना बड़ा रोल है। किसान मजदूर को मिटाने के लिए ये सरकार इस डील को कर रही है। प्यारे साथियों, मैं मानता हूं कि चंद मित्रों के लिए, उनके व्यक्तिगत हितों के लिए देश को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। आज हमारी सरकार में जो केंद्र की सरकार है, देश इसको दांव पे लगाया है, देश को बेचने की कोशिश की है। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब उनके लोग आएंगे वो आपको धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे आपकी वोट को मांगने का काम करेंगे। लेकिन 12 साल की सरकार 12 ऐसे काम नहीं कर पाई जिन पे 12 कामों पे ये कह सके कि हमने गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया है। प्यारे साथियों, आपके सामने यूजीसी का बहुत बड़ा मामला है या नहीं है, बताओ। एक तरफ तो यूजीसी को रोकने के लिए बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे, दूसरी तरफ जो आपके हितैषी बनने की बात करते हैं नेता, वो सारे नेता चुप्पी बांध के टेप लगा के बिलों में घुस गए थे। जिसे वोट के नफे नुकसान की फिक्र नहीं थी वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी थी, जो ये कह रही थी कि आप तो काल्पनिक विषयों पे डर रहे हैं कि कल ऐसा हो जाएगा। हर साल हमारे तो लगभग 72 बच्चे जो हैं उनकी जान जा रही है, सुसाइड करके संस्थानिक हत्या हो रही है। हम कब तक अपने बच्चों को मरने देंगे? एक अकेली पार्टी आजाद समाज पार्टी, एक अकेला संगठन भीम आर्मी और एक आपका मात्र नेता चंद्रशेखर आजाद, पार्लियामेंट हो या सड़क हो या फिर मीडिया के सामने सीना ठोक कर खड़ा था, ये कह रहा था कि हम अपने बच्चों की हत्याएं नहीं होने देंगे, हम यूजीसी को लागू करा कर रहेंगे। और अभी जब माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने उस पर रोक लगाई है तो 11 तारीख को हमने प्रोटेस्ट रखा है दिल्ली के जंतर मंतर पे कि हम सरकार को बताएंगे कि इतनी आसानी से आपको बच के निकलने का मौका नहीं देंगे। सरकार को कोर्ट में मजबूत पैरवी करनी पड़ेगी और हमारे बच्चों को की जो हत्याएं हो रही है, संस्थानिक हत्याएं, उनको रोकना पड़ेगा। प्यारे साथियों, अभी न्यायपालिका ने 2 आदेश दिए। न्यायपालिका उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, एक उन्होंने ये कहा है कि भाई पुलिस को स्टेट बनने का अधिकार नहीं है, पुलिस को न्याय करने का अधिकार नहीं है, न्याय की जिम्मेदारी न्यायपालिका पे है। तो उन्होंने कहा है कि झूठी जबरन मुठभेड़ में लोगों को गोलियां मारना बंद करो। मैं गारंटी से कहता हूं पुलिस कभी ये गलत काम नहीं करती, सरकार दबाव बना के उनसे गलत काम कराती है। लेकिन मैं पुलिस के भाइयों को कहना चाहता हूं, कल जब कोर्ट डंडा चलाएगा तो आपके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपसे रिकवरी होगी। इस तानाशाही सरकार को खुश करने के लिए संविधान को और अपने मूल्यों को कमजोर करने का काम मत करो मेरे भाइयों बहनों। आपके कंधे पे जिम्मेदारी है, आपके माथे पे अशोक है। इस अशोक की चिन्ह को देख के गरीब किसान चाहे लाखों गुंडों के बीच में हो, ये महसूस करता है कि मेरा रक्षक आ गया है, मेरी रक्षा करने वाला आ गया है। आपके ऊपर सवाल खड़े होते बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि
कि कल कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। इसलिए ध्यान रख के काम करो। ये सत्ता तो चली जाएगी, ये सत्ता ज्यादा दिन की है भी नहीं उत्तर प्रदेश में। ये जन सैलाब बता रहा है कि ये सत्ता तो जाने वाली है, इनका घमंड तो टूटने वाला है। प्यारे साथियों, एक और ऑर्डर आया कि बुलडोजर की कार्रवाई ठीक नहीं है। बुलडोजर से बिना न्याय सुनिश्चित हुए आप किसी के घरों को नहीं ढा सकते हो। दोनों ऑर्डर का हम लोग सम्मान करते हैं, दोनों ऑर्डर का हम लोग सम्मान करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी पे रोक लगाई, हमने तो न्यायपालिका का उसमें भी सम्मान किया। लेकिन जब हमें अपने बच्चों की जीवन रक्षा के बारे में चुनना होगा तो हम वो लोग नहीं हैं जो हाथ में हाथ धर के बैठ जाएंगे। हमारा संविधान हमें आंदोलन का अधिकार देता है, हम आंदोलन करके अपने बच्चों की संस्थानिक हत्या रोकने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, ये कन्नौज है, कन्नौज में इत्र के व्यवसायी सरकारी डंडे के आगे परेशान नजर आते हैं। मेरी एक बहन ने मुझे इत्र दिया था, अभी मुझसे कहा कि भैया ये यहाँ का इत्र है। मैं इत्र व्यापारियों को भी कहना चाहता हूँ, सरकारी उपेक्षा का शिकार हो आप लोग। अभी बजट आया है, ऊंट के मुंह में जीरा। इतने बड़े बहुजन समाज को 10% पैसा भी सरकार ने नहीं दिया, जबकि बजट में संख्या के आधार पर आपकी हिस्सेदारी बैठती है। इसलिए आपको कह रहा हूं कि राजकाज बना लो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आपको तमाम तरह की परेशानी उठानी पड़ेगी। और गुंडागर्दी हद कर गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुर में कुछ लोग यूजीसी में आंदोलन कर रहे थे, इसको रोकने के लिए वो लोग कुशवाहा समाज को, उनकी दुकानों को जबरन बंद करवाते, मारपीट करते हैं। आप आंदोलन की आड़ में अराजकता नहीं कर सकते हैं। अराजकता करोगे तो पुलिस आप पे कार्रवाई करेगी। ये बात मैं उनको जो अराजकता करना चाहते हैं उनको बताना चाहता हूँ। आज कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में ये हाल है कि सुरेंद्र वाल्मीकि नाम के पार्षद को किस तरह से 150 मीटर लखनऊ में पीट के खींचा जाता है, उसको डंडों से मारा जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। और तो कोई क्या पूछेगा, वो जिस पार्टी में उन नेताओं ने नहीं पूछा, और तो कोई क्या पूछेगा जिस पार्टी में वो है, जिस प्रदेश की राजधानी में वो रहा हमारा था, उन्हीं पार्टी के नेताओं ने सुध ली। जब अपना नेता ही हाथ छोड़ दे फिर तो जुल्म होना है ही लाजमी। और एक तरफ हरदोई में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष करण पासी और उनके साथियों पे झूठे मुकदमे दर्ज कराने का काम सरकार के दबाव में किया गया। मेरी बात को याद रखना, आपका नेता आपका हाथ छोड़ के भागने वाला नहीं है, आपका संगठन आपका हाथ छोड़ के भागने वाला नहीं है। अगर जुल्म किया जाएगा तो जुल्म का मुकाबला होगा। हरदोई में ऐसा आंदोलन होगा कि हरदोई का चक्का जाम हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना, ये मेरा ऐलान है। मैंने वहां के अधिकारियों से बात की थी और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भाई किसी के साथ अन्याय ना हो। और मैं आपको गारंटी देकर बताता हूं, मैं वकील हूं, अगले 1 हफ्ते के अंदर झूठी FIR करने वाले पुलिस के भाइयों पे, क्योंकि उन्होंने दबाव में संविधान का उल्लंघन किया, अपने पद का दुरुपयोग किया, उनके खिलाफ भी FIR कोर्ट से हम लोग दर्ज कराएंगे। उसकी तैयारी भी हमने कल रात ही कर ली थी। 1 हफ्ते में आप पढ़ लेना कि झूठे मुकदमे सरकार को खुश करने वाले लोगों पे कार्रवाई हुई, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, तो देख लेना इस बात का। सम्मानित साथियों, एक इम्पोर्टेंट बात आपसे मुझे कहनी, आज लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा रही है। आप देखिए कैसे कि चुनाव से पहले कोई लाडली बहन योजना के नाम पे, कोई मां बहन योजना के नाम पे, किसी और योजना के नाम पे पैसे देके लोगों की वोट को खरीदने का काम किया जाता है। और जिन महापुरुषों को हम लोग मानते हैं, उन महापुरुषों ने कहा है कि वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला, वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। और उन्होंने ये भी कहा
कि वोट को बेचना नहीं है, वोट को जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। वोट को बेचने का मतलब है बहन बेटी को बेचना। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं पैसा गरीबों को मिले इसके खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं